हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब बात आती है इरेशनल नंबर, इस तरीके के नंबर √2, √3 ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। चलिए आज के वीडियो में हम यही पता लगाते हैं। बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बारी है इन नंबर्स की। ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये √3, √2, √4, √5 इस तरीके के नंबर। अब बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने जब रैशनल नंबर पढ़ाया था तो बताया था कि √4 ये तो एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम √4 को सॉल्व करेंगे तो वो 2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैंने जानबूझ के ये नंबर लिया है। क्यों लिया? वो इस वजह से कि जब आप प्रॉपर तरीके से इरेशनल नंबर को यहाँ पे दिखा देंगे, नंबर लाइन पर दिखाएंगे, तो √4 2 पर आना चाहिए। उसी मेथड से जैसे हम इनको निकाल रहे हैं, उसी मेथड से जब √4 को निकालें तो वो 2 पर आना चाहिए। ये आप खुद से कर पाए, समझ पाए, इसलिए मैंने ये नंबर ले रखा है। वैसे ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है बच्चों, ये एक तरीके का रैशनल नंबर है। चलिए अब समझते हैं बच्चों कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्योंकि इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बना दी और यहां पर हमने क्या रख दिया बच्चों, 0 रख दिया। यहां पर हमने क्या रख दिया, 1 रख लिया, और यहां पर क्या रख दिया बच्चों, 2 रख दिया। अब 0 से 1 की जो डिस्टेंस है ये कितनी है बच्चों, ये 1 यूनिट है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 यूनिट है बच्चों, जरूरी नहीं कि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें जो फिगर चाहिए वो थोड़ा बड़ा दिखे और चीजें बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जो 1 यूनिट है इसको हम 2 सेंटीमीटर मेजर करके चलेंगे। जब हमसे कहा जाएगा 1 यूनिट, तो इसका मतलब हमें स्केल में कितने सेंटीमीटर को मेजर करना है, 2 सेंटीमीटर को। तो सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले √2 बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, √2 बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम 0 पे खड़े होंगे, वहां से 1 यूनिट हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से चले जाएंगे। अब हम 1 यूनिट पे पहुंच गए, 1 यूनिट हम इस तरीके से बिल्कुल ऊपर की तरफ चले गए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। सबको नाम दे देंगे बच्चों, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया B। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 यूनिट। अब जानते हैं आपकी 1 यूनिट को आपको सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर मेजर करना है, बहुत बढ़िया, 2 सेंटीमीटर। और ये वाली डिस्टेंस भी है बच्चों 1 यूनिट। जब आप 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे तो आपको ये वाली जो डिस्टेंस मिल रही है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बच्चों आपको मिल गई है √2 यूनिट। कितनी मिल गई है, √2 यूनिट। फिर वही एक चीज कि यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है, यहाँ पे यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब कैसे √2 कैसे दिखेगा, चलिए वो देखते हैं। आपको अपना कंपास लेना है, कंपास की जो पिन है उसको यहाँ पे रखना है, पेंसिल की टिप को वहां पे रखना है, और इतना आर्क मतलब इतना चाप लीजिए, और यहां से आप इस तरीके से आर्क लगा दीजिए। जब आप आर्क लगाएंगे तो जिस जगह पर आपका ये आर्क गिरेगा आकर के, वहीं पर आपका √2 आपको मिल जाएगा बच्चों। तो 0 से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो √2 यूनिट हो जाएगी बच्चों। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए बच्चों कि सर आपने तो बस बना दिया, हमें समझाया कहां। आपने 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट ले लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कितना लेना है। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखते हैं बच्चों, मुझे ये बताइए कि आपको OAB ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल में भी ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है, क्या आप बता सकते हैं उसका नाम? फटाफट जरा कमेंट करिए। बिल्कुल सही। यहां पर देखिए एक 90 डिग्री का एंगल है। अगर एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक ट्राइंगल है, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। अच्छा, जब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, यहां पे साइड में बना लेते हैं। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें कितनी साइड्स है, सारे ट्राइंगल्स में 3 साइड होती हैं, इसमें भी 3 साइड होंगी, लेकिन हर साइड का नाम होगा ना बच्चों। तो इसमें ये वाली जो साइड होगी इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, ये वाली जो साइड होगी इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ये वाली जो साइड होगी इसको बेस बोल देते हैं। बताइए, यही तो कहते हैं। अगर हिंदी में कहूं तो इसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं, इसको लंब बोल देते हैं, और इसको आधार बोल देते हैं। अब समझने वाली बात एक है बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में है ये, कि जो कर्ण है वो तो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ना बच्चों, ये चेंज होता रहता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड मिलेगी आपको, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, वो कर्ण हो जाएगी। लेकिन अभी आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बचा हुआ है। एंगल के सामने 90 डिग्री का छोड़ करके एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। अगर आप इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। समझ में आई? तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको बता दी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लंब, कर्ण और आधार के बारे में। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम दे दिया हमने OAB।
अब बताइए आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई थ्योरम लगती है, आपको याद आ रही होगी वो थ्योरम कौन सी होती है, वो बहुत बढ़िया पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अब हम अगर इस फिगर को देखें जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए, परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है। जब यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों, 1 + 1 तो कितना बना 2, और यहाँ पे साथ में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चलता चला आ रहा था। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, √2 मिला। तो इस तरीके से ये समझ के हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 यूनिट लिया, क्योंकि जब 1 यूनिट को परपेंडिकुलर और बेस की जगह रखा जाएगा तो हमें हाइपोटेन्यूज में कितना मिल जाएगा, √2। तो यहाँ से समझने वाली बात ये है बच्चों कि हम जो भी इरेशनल नंबर शो कर रहे होंगे उसको हमें किसकी जगह दिखाना है, उस इरेशनल नंबर को हमें दिखाना है बच्चों हाइपोटेन्यूज की जगह, मतलब कर्ण की जगह दिखाना है। बाकी दोनों साइड हम परपेंडिकुलर और बेस मान के चलेंगे, लंब और आधार मान के चलेंगे। तो यहां तक बच्चों बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, चलिए अब √3 की तरफ चलते हैं। तो √3, अब यहां पर थोड़ा सोचिए, √3 हमें लाना है, वो भी √3 किसकी वैल्यू होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज की या फिर कर्ण की वैल्यू होनी चाहिए। मैं दोनों टर्म इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है वो इस वीडियो को देख रहा है तब भी वो आसानी से समझ पाए, और इंग्लिश में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। तो √3 की जगह, मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज और कर्ण की जगह √3 कैसे आ जाएगा, कोई दो नंबर अपने दिमाग में लाइए, लेकिन याद रखिए हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो आप परपेंडिकुलर की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। अगर आपको √3 लाना है तो आप ये कर सकते हैं कि √2 और 1 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पता है बच्चों क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर 2 + 1 तो 3 = 3 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम नंबर्स के बारे में सोचते हैं बच्चों। तो देखिए दूसरी चीज, पहली चीज आपको समझ में आई कि जो भी इरेशनल नंबर आप शो कर रहे हैं वो हमारा किसकी जगह होगा, वो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की जगह होगा। हमें जो दो साइड माननी है वो परपेंडिकुलर और बेस की जगह माननी होती है बच्चों, ठीक है। अब आइए √3 को देखते हैं। तो √3 में हमें ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर √2 हो गया या फिर 1 मान लो, कुछ भी। हमने कहा ना ये दोनों आपस में इंटरचेंज मान सकते हो, लेकिन ये वही रहेगा। तो हमारे पास देखिए √2 वाली साइड तो हमारे पास है, ठीक है। हम यहां से ही क्या करें बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, और जब हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती किसमें, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो बनना चाहिए। तो हमने फटाफट यहां से क्या कर दिया, इससे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से, 1 यूनिट। और 1 यूनिट ही क्यों डाला, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले से ही दिखा दिया है। अब आप क्या करिए कि O से इस पॉइंट को मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो आपको पता है कि बेस हमारा √2 यूनिट है, परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है, मतलब आधार √2 है, लंब जो है वो 1 यूनिट है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो √3 मिलना है। तो यहाँ पे बच्चों जो कर्ण आ गया हमारा, जो हाइपोटेन्यूज आ गया, वो कितना आ गया, √3 यूनिट आ गया। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अपना कंपास लीजिए, टिप यहाँ पे रखिए, पेंसिल की नोक यहाँ पर, और एक आर्क बना दीजिए कुछ इस तरीके से। जब आप आर्क बनाएंगे तो ये आर्क जिस पॉइंट पर आकर के गिरेगा बच्चों, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस यहां से आप लिख देंगे √3 यूनिट। तो आप चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का लगना है, जिसको हमें शो करना है वो हमारा किसकी जगह हो जाएगा बच्चों, वो हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की जगह होगा। बाकी दोनों चीजें हमें माननी पड़ेंगी। तो आपको समझ में आया। चलिए √4 के बारे में सोचे तो कैसे सोचा जाए, तो फिर से आपको कोई दो नंबर मानने पड़ेंगे। तो आपके पास √3 तो बना बनाया है ना, और आप जानते हैं कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 और 1 करेंगे 4 आ जाएगा, तो √4 मिल जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पे सीधा एक परपेंडिकुलर डालिए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधा ऐसे मिलाइए, फिर वही सेम प्रोसेस। तो आपका जो आएगा पॉइंट वो यहीं पे एग्जैक्ट आकर के 2 पे मिलेगा। समझ में आया बच्चों। जब आप इस फिगर को बनाएं तो आपको क्या करना है, आपको एक कंपास चाहिए, एक पेंसिल लीजिए, और इस तरीके से मैंने जैसे 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर मेजर किया ना, तो आप भी ऐसे ही मेजर करते हुए बनाइए। और जब आप √4 को शो कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो आर्क आएगा, जो चाप आएगा, वो कहां पर आकर के गिरेगा, एग्जैक्ट 2 पर ही आकर के गिरेगा। आप 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर भी मान लीजिए तब भी ऐसे ही होगा। तो समझ में आया बच्चों कैसे करते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या हो सर कि अगर हमसे, जैसे यहां पर तो आपने √2, √3, √4, √5 सब एक ही साथ बना दिए, अगर हमें डायरेक्ट बनाना हो √5
अगर हमें डायरेक्ट बनाना हो √7, अगर हमें डायरेक्ट बनाना हो √11, तब हम कैसे सोचें? तो चलिए बच्चों ये सीखते हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जब हमारे पास इरेशनल नंबर एक सीरीज में रहता है √2, √3 इस तरीके से, तो हमने उसको बनाना सीख लिया। लेकिन बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर हम डायरेक्ट वाला तो चलो सीख लें, लेकिन अगर हमसे बड़ा नंबर दे दिया जाए √5, √7, √11, तो क्या हम तब तक वैसे ही पहुंचते जाएं, वो स्पाइरल को बनाते जाएं? ये तो हमारे लिए बड़ा उबाऊ काम हो जाएगा ना, और टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, पेपर में इतना टाइम तो मिलता नहीं है। तो डायरेक्ट वहां तक कैसे पहुंचा जाए, चलिए अब वो समझते हैं बच्चों। जैसे एक आपके सामने एक इरेशनल नंबर √5 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम इतना समझ चुके हैं कि जो भी हमें इरेशनल नंबर दिया जाएगा इस तरीके से, वो हमें किसकी जगह रखना होगा, वो तो हमें हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण की जगह रखना होगा। तो बचा हमारे पास क्या क्या, हमारे पास लंब और आधार बचा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस बचा है बच्चों। तो दो नंबर जो होंगे वो यही दोनों होंगे। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी ही दिमाग वाली बात जो मैं आपको पहले से ही बता दूं, और ये आपके लिए एक तरीके से वो है, हिंट है, एक ट्रिक का काम करेगी। आप कैसे चूज करें, दो नंबर चूज करने, तो इसको चूज करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, जब यहां चूज करेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको हम √4 और 1 मान लें तभी तो हम √5 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1, जोड़ेंगे 5 आएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। और एक तरीका हो सकता है कि √3 और √2 मान लें, तब भी हमारा ये आ जाएगा 3, 2, 5 और वहां से स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन हम किसको लें, इसको कि इसको, कौन हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, चलिए वो समझते हैं। मुझे ये बताइए, आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है और एक वर्टिकल लाइन बनानी होती है कि नहीं होती है? अब दोनों लाइंस को जब आप बनाएंगे तो आपने देखा कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो हम ग्राफ जो हम बनाते हैं यहाँ पर अपना रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है, उसके थ्रू हम ऐसे पॉइंट्स को नीचे वाली लाइन पे तो दिखा सकते हैं। लेकिन क्या मैंने इस वाली लाइन पे √2, √3 को रिप्रेजेंट करना सिखाया? नहीं आता, इसका तो तरीका नहीं है बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमारे पास स्केल है, स्केल से ही हम सारी डिस्टेंस को मेजर करते हैं यहाँ पर। तो हम ये करें कि जब हम दो डिस्टेंसेस ले रहे हो, तो एक तो ऐसे ही ले ले जिसको हम रिप्रेजेंट इस लाइन पे कर पाए, और दूसरी वो ले ले जिसको हम अपने स्केल से बहुत आसानी से क्या कर सके, मेजर कर सके। तो जब हम इसको उठाएंगे बच्चों, तो √3, चलिए हमने √3 बना दिया, या √3 नीचे √2 ले लेंगे, वो बना देंगे। लेकिन फिर इनको हम ऊपर वाली लाइन में कैसे मेजर करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्केल में तो वो है नहीं। इस वजह से बच्चों हम इस वाले को क्या कर देते हैं, इस ऑप्शन को कट कर लेते हैं और इसको चूज कर लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बनता कैसे। तो बनाने के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। यहां पर हमारा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ये पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको पता है कि हमने ये दोनों ली हैं, एक तो बेस का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, एक काम करेगा हमारा परपेंडिकुलर का, एक लंब का, एक आधार का। तो हम चलिए √4 को बेस मान लेते हैं। तो हम यहां से यहां तक, √4 आप जानते हैं 2 यूनिट के बराबर होता है, तो यहां तक चले, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी बच्चों। क्लियर हुआ? इसके बाद क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस आपको इस तरीके से चलनी पड़ेगी। और ये यूनिट कितने सेंटीमीटर बराबर लिया है, 2 सेंटीमीटर। क्या आप 1 ले सकते हैं? हाँ आप 1 ले सकते हैं। क्या 3 ले सकते हैं? हाँ आप 3 ले सकते हैं। जो मर्जी आप वो लीजिए, बस मैं 2 इसलिए मेजर ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि जो जब आप फिगर बनाएंगे तो आप उसको आसानी से देख पाए, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना लगे कि एक बार गुचू पुचैया कर दी, उसमें ये नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमने ये पकड़ा और इसको इससे मिला दिया। तो आप जानते हैं कि ये है 1 यूनिट, ये है आपका यहां से लेकर के पूरा ये √2 यूनिट है, मतलब √4 है। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर हटाने पे यहाँ पे √5 यूनिट मिल जाएगा। बताइए बच्चों, इतनी चीज क्लियर हुई? फिर क्या करना है आपको, अपना कंपास पकड़िए, उसकी टिप यहाँ रखिए, पेंसिल की नोक यहाँ पे, और एक आर्क लगा दीजिए। जब आप आर्क लगाएंगे तो आपका आर्क आकर के यहाँ पे कुछ गिरेगा, और ये डिस्टेंस आपको कितनी मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी आपको √5। ये जो पॉइंट होगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी √5 यूनिट। तो क्लियर हो रहा है बच्चों? इस तरीके से हम डायरेक्ट भी वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। आइए अब √7 को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप उन सारे नंबर्स के पेयर को बना लीजिए जिससे हम √7 तक पहुंच सकते हैं। तो आप कैसे कैसे √7 तक पहुंच सकते हैं, पहले तो आप कमेंट करिए जरा, किया सभी ने? तो चलिए अब हम भी देखते हैं। तो जैसे हम √4 और √3 के थ्रू √7 तक पहुंच सकते हैं, √5 और √2 के थ्रू √7 तक पहुंच सकते हैं, √6 और 1 के थ्रू भी हम √7 तक पहुंच सकते हैं। यही आपके भी बने थे ना? तो देखिए मेरे भी यही बन गए। अब हमें पता ये लगाना है कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, पता लगाया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास 3 है, तो आप इसको तो सबसे पहले कट कर दीजिए। क्यों कट कर दें? अब आपको मेरी बात याद आ रही होगी, मैंने कहा था जब आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन आ जाए जिसमें दोनों में रूट लगा है और उसमें से किसी को भी आप स्केल के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, तो आप उनको उस ऑप्शन को पहले से ही कट कर लीजिए। उसके बाद बचे 2,
इन दो में से कौन सा चूज करें? दोनों ही बच्चों एक तरीके के ही हैं और दोनों को ही बनाना तो वैसे सबसे आसान इसको है, क्योंकि √3 है यहाँ पे, √3 आपने बनाना सीख रखा है, बड़ा आसानी से बन जाता है। ये वाला थोड़ा सा √6 वाला मुश्किल नहीं है, √5 के बाद बनेगा। मैं आपको √6 वाला ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे और ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा कि आप किस तरीके से इसको बनाएं। तो चलिए हम इससे देखते हैं बच्चों। अब √6 तक पहले तो ये देखिए कि √6 तक कैसे पहुंचे, क्योंकि √6 तक डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते, तो कैसे पहुंचा जाए? तो आपके पास तरीका हो सकता है कि आप √4 और √2 कर लें और √6 तक पहुंच जाए, और ये तरीका आसान भी है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए क्या किया बच्चों, एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन पे यहाँ पर हमने 0 मान लिया। ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 यूनिट हो गई। यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस 2 यूनिट हो गई और 1 यूनिट की डिस्टेंस हमने मान रखी है 2 सेंटीमीटर। चलिए नीचे कौन सा बनाया जाए? जैसे √4 2 है, इसको वर्टिकली शो करना, वर्टिकली इसी को शो किया जा सकता है, √2 को वर्टिकली तो शो नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल से कैसे मेजर करेंगे। इस वजह से हम हॉरिजॉन्टल हम √2 बना लेते हैं बेस पे यहाँ पर। तो कैसे? √2 बनाने के लिए 1 यूनिट हम इस तरीके से चले, इसके बाद 1 यूनिट ऊपर की तरफ चले, और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी निकल जाएगी बच्चों? √2 निकल जाएगी, आ जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं √2। लेकिन अभी हमारे पास √2 से हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमें तो ये भी बनाना है ना √4। तो क्या सिखाया आपको? राइट एंगल ट्राइंगल में ही खेलना है। तो आप क्या करिए, यहां से एक 90 डिग्री की लाइन बना दीजिए, वो भी कितनी यूनिट की? √4 यूनिट की। और √4 यूनिट मतलब कितने यूनिट? बहुत बढ़िया, 2 यूनिट। तो यहां से हमने बच्चों इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे करके बना दी। फिर क्या करना है आपको? स्केल पकड़िए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये है √2 और ये है √4, इसको मेजर करेंगे और जब आप इसको गिराएंगे जिस जगह पर, ऐसे करके ये आएगा। तो ये बच्चों आपको √6 मिल गया। मिल गया √6 हमको यहां पर भी मिल गया। बताइए कोई दिक्कत इसमें? फिर अभी हम √6 पे पहुंचे हैं, 7 पे नहीं। √6 पे पहुंचने के बाद आपको 1 यूनिट और चलना पड़ेगा, वो भी किस तरीके से? तो यहां से आप फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे सीधे करके ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ। ये 1 यूनिट की आपने डिस्टेंस यहाँ पे चल रही। इसके बाद आप इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, तो ये आपकी कितनी यूनिट आ गई? √7 यूनिट आ गई। अब आपको क्या करना है? अपना प्रकाल उठाना है, प्रोटेक्टर उठाना है, सॉरी यहाँ पर आपको अपना कंपास उठाना है, और ये टिप यहाँ पे रख करके पेंसिल से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क लगा देनी। ये आर्क जहां पर आकर के गिरेगा, ये वो आपका पॉइंट हो जाएगा जहां पे आप √7 को शो कर देंगे। तो समझ में आया बच्चों? ये स्पाइरल हमने पहले भी देखा था ना, यहाँ देखिए फिर से वो स्पाइरल यूज हुआ। तो इसीलिए मैं पहले आपको सीरीज सिखा रहा था कि √2 √3, क्योंकि देखिए वो बनाना सीखा तो उससे ये समझना हमारे लिए और भी आसान हो गया। चलिए एक और नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे √11 अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? तो बच्चों अब ये देखिए √11 के हमारे पास पहले क्या क्या ऑप्शन है, जरा इनका पता लगाएं। तो आप इसको √9 और √2 लिख सकते हैं, आप इसको √8 और √3 लिख सकते हैं, आप इसको √10 और 1 लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो √7 और √4 लिख सकते हैं, लिखें तो √6 और √5 लिख सकते हैं। बताइए इतने सारे ऑप्शन है कि नहीं है आपके पास? और ये तो आप भी सोच सकते थे, बस सिंपल है, इनको जोड़ने से बन रहा है। रूट लगा दिया, 1 पे रूट नहीं लगाया, क्योंकि लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए अब कौन सा हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, वो पता लगाने से पहले तो कौन सा सबसे खराब होगा उसको काट दो। जैसे ये हमारे लिए सबसे खराब है, क्योंकि दोनों में बनाने के लिए भैया एक तो आप बना भी लोगे, देखिए √6 में दिखा रहा हूं, ऊपर √5 कैसे नापोगे? चलो ठीक है, ये भी हमारे लिए दिक्कत करेगा, उड़ा दो। √8 और √3 डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, और किसी को भी आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद ये बन जाएगा, इसमें एक डिस्टेंस ऐसी है जिसको मेजर किया जा सकता है, ये बन जाएगा जिसमें से एक डिस्टेंस ऐसी है जिसको मेजर किया जा सकता है, और ये भी बन जाएगा। लेकिन सबसे आसान कौन पड़ेगा बच्चों? तो आप देख करके समझ पा रहे हैं, सबसे आसान बच्चों हमारे लिए ये वाला पड़ेगा, तो हम इसको चूज करेंगे। बाकी इसको भी नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे। बना सब इन दोनों से भी सकते हैं और इन तीनों से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान, क्योंकि पेपर में तो हमें बच्चों टाइम बचाना है ना, एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया। अब आप जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे होमवर्क के लिए लिखिए जरा, √15 को करके आइए, √13 के पहले आपको सबसे पहले सारे पेयर लिखने हैं। पेयर लिखने के बाद जो आपके लिए सबसे कम टाइम लेने वाला हो उसको चूज करिए, उससे बनाइए, ठीक है। इसके बाद आप √17 को बनाइए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हुए होमवर्क में है, और ज्यादातर पेपर में यही सारे नंबर्स आते भी हैं। √11 आ जाता है, √17, √13, √15। तो बच्चों इसको जरूर बनाइएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपने सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।